लीजिए सुनिए ओ हेनरी की लिखी कहानी उपहार, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। $1 और 87 सेंट, बस। इनमें से भी 60 सेंट के पैनी। पैनी जो कभी मोदी, कभी भाजी वाले, कभी कसाई के साथ होशियारी बरत कर एक केक दो दो करके बचाए गए थे, जिनसे सौदा करने में कंजूस होने का मूक आरोप सहते सहते शर्म से गाल लाल हो जाए। दैला ने 3 बार गिना, $1 और 87 सेंट। और दूसरे ही दिन था क्रिसमस। ऐसी परिस्थिति में अपने गंदे नन्हे पलंग पर गिरकर बिलखने के सिवा और चारा ही क्या था। तो दैला ने वही किया। इससे इस विचार की पुष्टि होती है कि जिंदगी आहों, उसासों और मुस्कानों का नाम है, जिसमें भी उसासों की ही प्रधानता है। आइए, जब तक ये गृहिणी दुख की एक सीमा से दूसरी में जा रही है, हम उसके मकान पर एक नजर डाल लें। $8 प्रति सप्ताह का सजा हुआ फ्लैट, जिसका वर्णन तो क्या किया जाए। इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि कम आमदनी वाले लोग ऐसे ही मकान ढूंढा करते हैं। नीचे ड्योढ़ी पर एक लेटर बॉक्स, जिसमें कोई पत्र नहीं आता, और एक बिजली का बटन, जिसको दबाकर कोई आदमी घंटी की आवाज नहीं निकाल सकता। वहीं पर लगी हुई एक दफ्ती पर लिखा है, श्री जेम्स दिलिंघम यंग। दिलिंघम शब्द उस समय जोड़ा गया था जब पहले कभी समृद्धि थी और जब उन्हें हर हफ्ते $30 मिला करते थे। अब जब आमदनी घटकर $20 हो गई है, दिलिंघम के अक्षर धुंधले दिखाई पड़ते हैं, मानो वे अपने प्रथम अक्षर दी में सिकुड़ जाने की इच्छा करते हो। जब कभी श्री जेम्स दिलिंघम यंग घर लौटते और ऊपर अपने फ्लैट में पहुंचते, उन्हें जिम नाम से पुकारा जाता और श्रीमती जेम्स दिलिंघम यंग, जिनसे हम देला के नाम से परिचित हो चुके हैं, उन्हें आलिंगन में कस लेती। देला ने रोना बंद किया और पाउडर लगाने का कपड़ा अपने गालों पर फिराने लगी। वो खिड़की के पास खड़ी हो गई और मकान के पिछवाड़े अहाते पर घूमती हुई सफेद बिल्ली को यों ही देखती रही। कल क्रिसमस का दिन है और उसके पास केवल $1 और 87 सेंट है, जिससे जिम के लिए उपहार खरीद सके। कितने महीनों से वो एक एक पैनी करके बचा रही है, और उसका ये नतीजा। एक हफ्ते में $20 से क्या होता है। खर्चा उसके अंदाज से ज्यादा हो गया था। ऐसा हमेशा ही होता आया है। जिम के लिए उपहार खरीदने को केवल $1.87। उसका प्यारा जिम। उसके लिए कोई बढ़िया चीज लाने की योजना बनाने में उसने कितनी सुखद घड़ियां बिता दी थी। कोई बढ़िया, अनूठी और कीमती चीज, कुछ ऐसी जो जिम के पास रहने का सौभाग्य पाने की योग्यता रखती हो। कमरे की 2 खिड़कियों के बीच एक बड़ा दर्पण था। शायद आपने $8 वाले कमरे में कभी बड़ा दर्पण देखा हो। कोई बहुत दुबला और चपल व्यक्ति ही उन लंबी धज्जियों में छाया देखकर अपनी सूरत का सही अंदाज लगा सकता था। दैला भी दुबली होने के कारण इस कला में निपुण थी। एकाएक खिड़की से घूमकर वो दर्पण के सामने जा खड़ी हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उसके चेहरे से 20 सेकंड में ही रंग उड़ चला। उसने शीघ्रता से अपने केशों को खोल लिया और अपनी पूरी लंबाई से उन्हें नीचे लटकने दिया। तो जेम्स दिलिंघम यंग के स्वात्वाधिकार में 2 वस्तुएं थीं जिन पर दोनों को अत्यंत गर्व था। एक थी जिम की सोने की घड़ी, जो कभी उसके पिता और दादा के पास भी रह चुकी थी। दूसरे थे दैला के केश। अगर सड़क के उस पार वाले फ्लैट में स्वयं शैबा की रानी रहती, तो उसके हीरे, जवाहरातों
और उपहारों को नीचा दिखाने के लिए दैला अपने केशों को सुखाने के बहाने किसी दिन खिड़की से बाहर जरूर लटकाए रखती। और अगर बादशाह सालोमन भी वहां अपने खजाने का ढेर लगाकर द्वारपाल की तरह खड़े होते तो सिर्फ ईर्ष्यावश उनका दाढ़ी नोचना देखने के लिए जितनी बार जिम उधर से निकलता अपनी घड़ी निकालकर समय जरूर देखता। अब दैला के खूबसूरत केश भूरे पानी के झरने की तरह चमकते हुए लहराकर लटक रहे थे। वे उसके घुटनों से भी नीचे पहुंचते थे और किसी हद तक उसके लिए पोशाक का काम दे रहे थे। और तब उसने निराशा से उन्हें शीघ्र ही वापस बांध लिया। एक क्षण के लिए वो सिहर उठी, फिर चुपचाप खड़ी रही और उसकी आंख से एक या दो बूंद आंसू फटी पुरानी लाल दरी पर बिखर गए। उसने अपना पुराना लाल जैकेट पहना और वैसा ही हैट लगाया। स्कर्ट को एक घुमाव देकर आंखों में अभी तक वही तेज चमक लिए वो दरवाजे से बाहर शीघ्रता से निकल गई और सीढ़ियां उतरकर सड़क पर आ गई। जहां वो रुकी वहां लिखा था, मैडम सेफ्रोनी, सब प्रकार के केश प्रसाधनों की विक्रेता। दैला लपक कर एक मंजिल जीना चढ़ गई और हाफती हुई अपने को संभालने लगी। दुकान की मालकिन अत्यंत गोरी और मोटी महिला थी। दैला ने पूछा, क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी? महिला ने कहा, क्यों नहीं, हम तो बाल खरीदते ही हैं। जरा हैट उतार कर अपने बालों पर एक नजर डालने दीजिए। भूरे केशों का झरना उमड़ पड़ा। अपने कुशल हाथों में केश समूह को उठाते हुए महिला ने कहा, $20। दैला बोली, जल्दी कीजिए। ओह, अगले 2 घंटे तो सुनहरे पंखों पर उड़ गए। इस रूपक की चिंता मत कीजिए। इस समय वो जिम का उपहार खोजने के लिए दुकानें छान रही थी। आखिर उसे एक चीज मिल ही गई, ऐसी चीज जो केवल जिम के लिए ही बनी थी और किसी के लिए नहीं। उसके समान और कोई चीज कहीं किसी दुकान में नहीं थी। उसने सारी दुकानें छान डाली। वो चीज थी साफ और सादी प्लेटिनम की बनी हुई जेबी चैन, जिसका वास्तविक मूल्य उसकी टीम टाम में न होकर उसकी धातु में था, जैसा हर अच्छी चीज का होना चाहिए। वो उस घड़ी के योग्य थी। ज्यों ही उसने देखा उसे लगा कि वो जिम की ही थी, वो जिम के जैसी ही थी। मूल्यवान और नीरव, ये दोनों गुण दोनों ही में निहित थे। उसकी $21 चुकाकर बाकी बचे 87 सेंट लिए वो घर लौट आई। घड़ी के साथ वो चैन होने पर जिम अपने साथियों के बीच जरूर ही समय देखने की उत्कंठा रख सकता था। इतनी शानदार घड़ी के साथ चैन की जगह चमड़े का पट्टा होने के कारण वो कभी कभी छिपा कर ही उसमें समय देखता था। घर पहुंचने पर तर्क और विवेक के सामने दैला का नशा जरा उतरा। उसने अपने केशों में लगे छल्ले निकाल लिए और गैस का स्टोव जलाकर काम करने बैठी, जिससे उदार प्रेम के आवेश से हुई इस तबाही की पीड़ा कुछ कम हो सके। ये एक भयंकर काम है और विशाल भी। कोई 40 मिनट में ही उसका सिर छोटे छोटे पास पास जुड़े हुए घुंघराले बालों से ढक गया, जिससे वो स्कूल से मुंह चुराने वाली किसी लड़की सी दिखने लगी। उसने दर्पण में अपनी प्रतिच्छाया को बहुत देर तक सावधानी और आलोचनात्मक दृष्टि से देखा। उसने अपने आप से कहा, अगर मुझे दोबारा देखे बिना ही कहीं जिम ने मार नहीं डाला तो वो जरूर कहेगा कि मैं कोनी दीप की नटनी सी लगती हूं। उफ, पर मैं क्या करती। $1.87 से मैं कर भी कह सकती थी। 7 बजे तक कॉफी बन चुकी थी और मांस के टुकड़े तलने के लिए स्टोव पर कड़ाही गर्म पड़ी थी। जिम को कभी देरी नहीं होती। दैला अपने हाथ में उस चैन को समेटकर मेज के एक कोने पर
दरवाजे के पास बैठ गई, जिसमें होकर जिम रोज अंदर आता था। तभी उसने नीचे सीढ़ियों की पहली मंजिल पर उसकी पगध्वनि सुनी और एक क्षण के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रोजमर्रा की साधारण बातों के लिए भगवान से चुपचाप प्रार्थना करने की उसकी आदत थी, और तभी उसके होठों से निकला, भगवान, उसे ऐसी मति देना कि वो अब भी मुझे सुंदर समझे। दरवाजा खुला और जिम ने अंदर आकर उसे बंद कर दिया। वो दुबला और गंभीर दिखता था। बेचारा अभी सिर्फ 22 बरस का ही हुआ था और ऊपर से गृहस्थी का बोझा। उसे नए ओवरकोट की आवश्यकता थी और उसके पास दस्ताने भी नहीं थे। दरवाजे के भीतर आकर जिम थम गया। बटेर की खुशबू पाकर शिकारी कुत्ते की तरह निश्चल उसकी दृष्टि लैला पर टिकी थी, और उसमें एक ऐसी व्यंजना थी जिसे वो नहीं पढ़ सकी, और इस कारण वो एकदम डर गई। ये अभिव्यंजना न क्रोध की थी, न आश्चर्य की, न अस्वीकृति की, न आतंक की। न वो ऐसी कोई अनुभूति थी जिसे सहन करने के लिए दैला तैयार हो चुकी थी। अपने चेहरे पर ये विशेष भाव लिए वो दैला की तरफ सहज घूरता रहा। दैला छटपटाकर मेज से उतर पड़ी और उसके पास गई। वो रुआंसी होकर कहने लगी, जिम प्यारे, मेरी तरफ इस तरह मत देखो। मुझे अपने बाल कटाकर बेच देने पड़े क्योंकि तुम्हें उपहार दिए बिना मैं ये क्रिसमस काट नहीं सकती थी। बालों का क्या, ये तो घर की खेती है, फिर उगाएंगे। तुम चिंता मत करो, मुझे ये काम करना ही पड़ा। मेरे बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। क्रिसमस मुबारक जिम, हमें खुश होना चाहिए। तुम्हें खबर नहीं मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी, कितनी सुंदर अच्छी भेंट लाई हूं। क्या तुमने अपने बाल कटवा लिए? जिम ने बड़े प्रयत्न से पूछा, जैसे अत्यंत मानसिक श्रम के बाद भी वो उस प्रत्यक्ष सत्य तक नहीं पहुंच पाया हो। हाँ, कटवाए भी और बेच भी दिए, दैला ने कहा। क्या तुम मुझे पहले की तरह नहीं चाहते? केशों के बिना भी मैं तो वही हूं, क्यों? जिम ने जिज्ञासा भरी दृष्टि से कमरे के चारों ओर देखा। मूर्खों की तरह वो कह उठा, तुम कहती हो कि तुम्हारे बाल चले गए? दैला बोली, उन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वे बेच दिए। मैं कहती हूं बेच दिए और चले भी गए। क्रिसमस की सांझ है प्यारे, मुझे माफ करना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए ही जा चुके हैं। एकाएक गंभीर स्वर में मिठास भरकर वो कहने लगी, शायद मेरे सिर के बाल गिनती के थे, पर तुम्हारे प्रति मेरे प्यार का कोई अंदाज नहीं लगा सकता। क्या मैं पकौड़ियां बनाऊं जिम? अपनी बेहोशी में से जिम जागता सा लगा। उसने दैला को छाती से लगा लिया। अब 10 सेकंड के लिए हम दूसरी दिशा में किसी अतर्क संगत तथ्य पर सावधानी से छानबीन कर ले। सप्ताह के $8 हों या साल के 10 लाख, क्या फर्क है? किसी गणतज्ञ अज्ञानी से पूछिए तो वो गलत उत्तर देगा। मैगियों में अमूल उपहार देने की प्रथा थी, पर यह उपहार उनमें से नहीं था। इस कठिन विचार पर बाद में प्रकाश डाला जाएगा। अपने ओवरकोट की जेब में से जिम ने एक पैकेट निकाला और उसे मेज पर फेंक दिया। उसने कहा, मुझे गलत मत समझना दैला। मेरे ख्याल से दुनिया की कोई चीज, चाहे वो बाल कटाना हो या और कुछ, मेरी प्रियतमा के प्रति मेरे प्यार को कम नहीं कर सकती। पर अगर तुम इस पैकेट को खोलोगी तो तुम्हें मालूम होगा कि पहले तुमने मुझे क्यों स्तब्ध कर दिया था। सफेद अंगुलियों ने चपलता से
उस कागज और डोरी को तोड़ा और तभी खुशी की एक उल्लास भरी चीख और बाद में ये लो, सहसा सब कुछ नारी सुलभ आंसुओं और सिसकियों में परिवर्तित हो गया, जिसे रोकने में गृह स्वामी को अपनी सारी तरकीबें काम में लानी पड़ी, क्योंकि वहां बिखरे थे कंघे, कंघों का एक संग्रह, मांग में लगाने और पीछे लगाने के, जिन्हें बाजार की बड़ी दुकान की खिड़कियों में देखकर पाने के लिए कई दिनों तक दैला ने उपासना की थी। सुंदर कंघे, निखालिस कछुए की हड्डी के, जिनके गोल किनारों पर जड़े हुए नग उन विलीन हुए केशों के रंग पर फपते थे। वो जानती थी कि वे बहुत कीमती थे और निराश हृदय उनकी चाहना भर कर सकता था, और अब वे उसके थे। पर वे घुंघराले बाल, जो उनसे सजने की आकांक्षा रखते थे, अब जा चुके थे। दैला ने उन कंघों को छाती से चिपका लिया और आखिर अपनी डबडबाई आंखों को ऊपर उठाकर मुस्कुराते हुए बोली, जिम, मेरे बाल बहुत जल्दी उगते हैं। और तब दैला किसी झुलसी हुई बिल्ली की तरह उछली और विलाप करने लगी। ओह ओह! जिम ने अभी तक उसके उपहार को देखा नहीं था। उसने उत्सुकता से अपनी खुली हथेली पर रखकर उसे सामने बढ़ा दिया। उस अमूल्य जड़ धातु में जैसे उसकी उज्ज्वलता और उत्कट चेतना चमक रही थी। बढ़िया है कि नहीं जिम? मैंने इसके लिए सारा शहर छान मारा। अब तुम्हें दिन में 100 बार घड़ी देखने की जरूरत पड़ेगी। जरा तुम्हारी घड़ी तो देना, देखो ये उस पर कैसी लगती है। उसका कहा मानने के बजाय जिम कोच पर लुढ़क पड़ा और दोनों हाथों का सिरहाना देकर मुस्कुराने लगा। उसने कहा, दैला, इन क्रिसमस उपहारों को अलग रख दो और अभी के लिए अलग ही रहने दो। वे इस वक्त काम में आने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तुम्हारे कंघे खरीदने के पैसों के लिए मैंने घड़ी तो बेच दी, अब अगर पकौड़ियां बनाओ तो कैसा रहे। शायद आप जानते होंगे, मैगी लोग बुद्धिमान थे, विलक्षण बुद्धि वाले लोग, जो नांद में सोए हुए ईसा के लिए उपहार लाते थे। उन्होंने ही क्रिसमस पर उपहार देने की कला को खोज निकाला था। बुद्धिमान होने के कारण उनके उपहार भी विवेकपूर्ण होते थे। शायद किसी वस्तु के 2 बार आने पर उसे बदलने की भी व्यवस्था थी। और यहां मैंने एक फ्लैट में रहने वाले 2 भोले भाले बच्चों का घटनाहीन वृतांत टूटी फूटी शैली में बयान कर दिया है, जिन्होंने एक दूसरे के लिए अपने सबसे प्रिय धन को बिना सोचे समझे बलिदान कर दिया। लेकिन इस जमाने के बुद्धिमानों के लिए अंतिम बार कहने दीजिए कि संसार के सभी उपहार देने वालों में ये दोनों सबसे अधिक बुद्धिमान थे। उन सभी लोगों में से जो उपहार देते हैं अथवा लेते हैं, ये दोनों सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। वे सबसे अधिक विवेकशील हैं। वे सच्चे मैगी हैं। अभी आप सुन रहे थे ओ हेनरी की लिखी कहानी उपहार, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।